चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लानिंग का क्विक रिवीजन बीएसटी चैप्टर नंबर 4। तो आइए ध्यान से देखते हैं एक एक पॉइंट को। और ये एक क्विक रिवीजन है तो मैं यहाँ पर चीज़ों को बड़ी जल्दी से बताऊंगा, बट मेक श्योर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, राइट। और आपको इनके नोट्स बनाने हैं साथ साथ, और मेक श्योर मैंने कुछ निमोनिक्स बनाए हैं, कुछ वर्ड्स फ्रेम करे हैं ताकि आपको चीज़ें पॉइंट्स याद रहें, उनको भी आप नोट डाउन करोगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सो प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज बेसिकली थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में सोच कर रखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब होगा, ये सब चीजें। सो बेसिकली प्लानिंग इज व्हाट? प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। अभी हमारी सिचुएशन क्या है, अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, और हमारे टारगेट्स क्या हैं। 5 साल में बिजनेस को किस लेवल पर आप देखते हो, उसके लिए एक रोड मैप आप तैयार कर लेते हो, एक ब्लूप्रिंट रेडी कर लेते हो। दैट इज व्हाट प्लानिंग। लॉन्ग टर्म हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। आगे देखो, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। सो प्लानिंग के अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आप उद्देश्य तैयार करते हो, टारगेट सेट करते हो। व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, आप क्या अचीव करना चाहते हो। इफ एंड रिजल्ट इज क्लियर इट बिकम्स ईजियर टुवर्ड्स वर्क टुवर्ड्स गोल। सो बेसिकली जब एंड रिजल्ट क्लियर होता है, आपको पता होता है, आपका विजन क्लियर है कि मेरे को लॉन्ग टर्म में मेरे को यहाँ पर पहुँचना है, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 5 साल बाद इस पोजीशन पर देखता हूँ, तो डेफिनेटली आप हर साल की प्लानिंग करोगे। हर साल सेल्स के टारगेट क्या होने चाहिए, हर साल मेरा प्रोडक्शन का लेवल क्या होना चाहिए, ठीक है। मेरी एम्प्लॉय कॉस्ट, हर लेवल पर जो मैं बजट सेट करता हूँ, हर चीज पर मैं काम करूंगा, राइट। सो प्लानिंग एक बेसिक फंक्शन है जिस पर अदर फंक्शंस डिपेंड करते हैं, राइट। आगे हम इंपॉर्टेंस में देखेंगे। देखो, सो बेसिकली जब एंड रिजल्ट क्लियर है, सो इट इज डेफिनेटली कि हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम काम कर पाए टुवर्ड्स द गोल। बट जब कोई गोल सेट नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी गिरती है। जब आपने पर डे का टारगेट पढ़ाई का लेकर बैठते हो तो आपको उसी हिसाब से काम करते हो, उसी हिसाब से आप एनर्जी लेवल मेंटेन करते हो। बट अगर आपने कोई टारगेट सेट नहीं किया तो क्या आप पढ़ाई कर लोगे? एक दिन का उतना टारगेट निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। आप पढ़ने बैठोगे, आप बस वेट कर रहे होंगे कि कब मैं थकूंगा और कब मैं बुक को छोड़ूंगा। बट अगर एक दिन का टारगेट ले लिया कि आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, सारे इतने क्वेश्चंस करने हैं, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में टारगेट सेट है, अकॉर्डिंगली उसी एनर्जी से आप काम करते हो, राइट। वही ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। उसके बाद है डेवलपिंग प्रमाइसेस। नाउ व्हाट इज डेवलपिंग प्रमाइसेस? डेवलपिंग प्रमाइसेस मतलब क्या कि कुछ अजम्पशंस लेके चलनी पड़ती हैं। लाइक यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर्स को दिख रहा है कि हमें 20% सेल्स में इंक्रीमेंट चाहिए, ठीक है। 20% सेल्स में इंक्रीमेंट के लिए अब उनके पास दो सिनेरियो हैं। या तो वो एग्जिस्टिंग मार्केट में जो कस्टमर्स अभी वो टारगेट नहीं कर पाए हैं, जिन कस्टमर्स तक हमारा सामान नहीं पहुंचा है, उन्हीं को टारगेट करें, या फिर नई मार्केट कैप्चर करनी पड़ेगी, दूसरी मार्केट के अंदर एंटर होना पड़ेगा। तो बेसिकली कुछ अजम्पशंस, अब वो प्रैक्टिकली कुछ और हो सकता है, राइट। प्रैक्टिकली लोगों की सोच क्या है आपको प्रोडक्ट को लेकर आपको नहीं पता, वो जब पता चल सकता है जब फीडबैक आपके पास आ रहा होगा, राइट। अब प्रैक्टिकली कुछ और है, बट यहां पर आप अजम्पशन लेकर फॉरकास्टिंग कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, राइट। दैट इज व्हाट डेवलपिंग प्रोमाइसेस। आप अजम्पशंस लेकर चलते हो, अजम्पशंस, टेकिंग अजम्पशंस अबाउट मार्केट कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस प्लान्स आर मेड, और आप प्लान्स उसी बेसिस पर बनाना स्टार्ट कर देते हो। दैट इज व्हाट डेवलपिंग प्रोमाइसेस। होपफुली आपको समझ में आया होगा। बेटा साथ साथ नोट जरूर करते रहेंगे, राइट। कोई कंजूसी नहीं करेंगे नोट्स बनाने में। आगे देखिए, आगे है इवेल्युएट अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद अगर मैं 20% सेल्स में टारगेट सेल्स इंक्रीज करना चाहता हूं, तो डेफिनेटली मेरे पास कुछ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है। क्या मेरे को प्रोडक्ट के डिजाइन में चेंज करने की रिक्वायरमेंट है? क्या मेरे को पैकेजिंग में चेंज करने की रिक्वायरमेंट है? क्या मेरे को कस्टमर के ग्रीवेंस पे काम करना पड़ेगा, या मेरे को अपना डिलीवरी का थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा? मेरे पे डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन है, अलग अलग तरीके हैं कि मैं किस तरीके से कस्टमर को टारगेट करूं, किस तरीके से कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दूं, जो कि कस्टमर मेरे से रीच आउट करेगा, मेरे से जुड़ेगा, और कहीं ना कहीं फिर मैं अपने टारगेट्स को अचीव कर पाऊंगा। डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन है, उसमें से मैं इवेल्युएट कर रहा हूं कि हर जो कोर्स ऑफ एक्शन है, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। हर पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन को एनालाइज करूंगा। मैं देखूंगा कि अगर ये पर्टिकुलर प्लान मेरे को सही लग रहा है तो इसके पीछे कहीं कॉस्टिंग ज्यादा तो नहीं आएगी, राइट। अगर मैं कस्टमर को फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूं तो कहीं ना कहीं मेरी कॉस्ट इन्फ्लेट तो नहीं होगी। कहीं प्रोडक्ट मेरे को ऑटोमेटिकली महंगा पड़े तो ऑटोमेटिकली फिर अगर मैं सेल्स बढ़ा भी लूंगा तो भी उसका फायदा क्या है? मार्जिन के साथ तो कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं ना मैं, राइट। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करने के बाद मैं डिसाइड करता हूं कि मेरे को एक पर्टिकुलर, एक परफेक्ट मेरे को प्लान सिलेक्ट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली उस पर फिर मेरे को काम करना पड़ेगा। सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव, मोस्ट सुटेबल प्लान इज सिलेक्टेड। उसी हिसाब से फिर एक मोस्ट सुटेबल प्लान आप सिलेक्ट कर लेते हो, अकॉर्डिंग टू बियरिंग कैपेसिटी आप कह लो, या अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी उसकी कैपेसिटी है, अकॉर्डिंगली अपनी काम करने की क्षमता के हिसाब से फिर वो चूज कर लेते हैं कि यस दिस पर्टिकुलर प्लान विल बी गुड। ओके, तो शुड भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए,
ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि प्लान हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और कम से कम उसमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज कम से कम होने चाहिए। प्रॉफिटेबल होगा तभी बिजनेस के लिए अच्छी चीज़ है। फ्लेक्सिबल होगा मतलब क्या, देखो बिजनेस डायनामिक सिचुएशंस है, लाइक कोविड जैसी अनसर्टेन सिचुएशंस आ जाती हैं। फ्लेक्सिबल होगा तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, राइट। तो प्लान मैं कुछ इस तरीके से करूं, जैसे कि मैं बात करूं कि कोई बात नहीं, अगर मैं मेरी नीश, अगर मान लो कि मैं एक मिडिल क्लास लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ मार्केट में, ठीक है। अब मिडिल क्लास लोगों को टारगेट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली अभी मैं जो है पर्सनल सेलिंग करना पसंद करता हूँ, मैं जो है फेस टू फेस सेलिंग करना पसंद कर रहा हूँ, ठीक है। बट उसके बाद अगर कोविड का सिनेरियो आया और पेंडेमिक की सिचुएशन हुई, तो मुझे पता है मेरा ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग भी, ऑनलाइन भी मेरा नेटवर्क प्रिपेयर है, राइट। तो इस तरीके से मैं बेसिकली, होता क्या है कि कुछ फ्लेक्सिबल चीज़ें होती हैं, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेवल पर डील करूं, या सिर्फ ऑफलाइन पे डील करूं या ऑनलाइन पे डील करूं, राइट। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके प्लान के अंदर, ताकि अगर कोई अनसर्टेन सिचुएशन आए तो आप अकॉर्डिंगली अपने आप को उस टाइम बदल पाओ, अपने आप स्विच कर पाओ, ठीक है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, उसमें कम से कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट अच्छा प्लान होना चाहिए, फिर उसको आप इंप्लीमेंट कर दोगे, राइट। उसके बाद आप देख लिया आपने कि कौन सा बेस्ट है, अकॉर्डिंगली आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। डेवलपिंग प्रमाइसेस एंड उसके बाद, तो डेवलपिंग प्रमाइस के बाद है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। क्या उसके और भी दूसरे कोर्स ऑफ एक्शन है, पहले उनको आइडेंटिफाई करना, देन उनको इवेल्युएट करना, इवेल्युएट करने के बाद डिसीजन लेना कि कौन सा बेस्ट है, उसको सिलेक्ट करना, ओके। उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब मैंने जो सिलेक्ट कर लिया उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर मेरे को उसको एक्शन में लाना पड़ेगा, राइट। वहां पर फिर लीडरशिप काम करती है, ओके। उसके बाद है फॉलोअप। फॉलोअप मतलब क्या, मैंने प्लान बना दिया, प्लान इंप्लीमेंट कर दिया, बट उससे काम नहीं चलेगा ना, मेरे को निगरानी भी तो रखनी पड़ेगी, मॉनिटरिंग भी तो करनी पड़ेगी कि जो मैंने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसा प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग अगर काम नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली फिर वैसे रिजल्ट भी आप एक्सपेक्ट मत करो कि वैसा रिजल्ट भी आएगा, राइट। तो एक फॉलोअप भी होना बहुत जरूरी है। तो ऑलमोस्ट ये 7 स्टेप हैं, आपको याद रहने चाहिए बेटा। सबसे पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रमाइसेस, अजम्पशन लूंगा, अजम्पशंस लेकर मैं आइडेंटिफाई कोर्स, अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, जो बेस्ट है, जो प्रॉफिटेबल है, जो फ्लेक्सिबल है, उसके अकॉर्डिंग उसको इवेल्युएट करूंगा। इवेल्युएशन में जो मेरे को सबसे बेस्ट लगेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉफिटेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। देन उसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा। इंप्लीमेंट करना मतलब क्या, यहाँ पर लीडरशिप की बात आती है, क्योंकि इंप्लीमेंट जब का एक्शन में आते हो तो डेफिनेटली वहाँ पर लीडरशिप की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आपको लीड करना आना चाहिए, आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करना चाहिए, आपको डायरेक्टिंग फंक्शन को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है फॉलो। फॉलो मतलब कि फिर मैं मॉनिटरिंग करना स्टार्ट करूंगा कि बेसिकली एज पर प्लान काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जो फीचर्स वाले जो पॉइंट है बीएसटी के अंदर, उनके लिए आप निमोनिक्स की हेल्प लो। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपके लिए एक निमोनिक लेकर आया हूँ, ध्यान से देखो, सीईओ ऑफ पीपीएफ, ठीक है। सीईओ ऑफ पीपीएफ, इसको बस एक याद करने के पर्पज से आप बस को याद रखना, ठीक है। तो क्या है इसके अंदर, ध्यान से देखेंगे। सी इज फॉर कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है भैया, लगातार प्लानिंग होती है। देखो सिंपल सी बात है, एक बार प्लान बनने के बाद उस पर ये नहीं है कि वो एक फॉर एवर एक प्लान सेट हो गया उसी के अकॉर्डिंग काम होगा, नहीं। होता क्या है कि अनसर्टेन सिचुएशन है, डायनामिक सिचुएशन है, बिजनेस में सराउंडिंग चेंज होती रहती है, एक्सपेक्टेशन चेंज होती रहती है, अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट की पॉलिसी भी चेंज होती रहती है। और होता क्या है, उसी हिसाब से फिर बिजनेस को जो है रन होना पड़ता है, बिजनेस को उसी हिसाब से काम करना होता है अगर मार्केट में एग्जिस्ट करना है तो, राइट। अब होता क्या है कि उन अनसर्टेन सिचुएशंस में कंटिन्यूसली मेरा प्लानिंग चेंज होती रहेगी। मैं प्लानिंग करूंगा, अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर क्या है, कंट्रोलिंग के अंदर मैं कैलकुलेट, इवेल्युएट करना स्टार्ट करता हूँ कि मैंने जो प्लान सेट किया था उसके अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ फिर फर्दर से प्लान सेट होंगे। तो प्लान एक बार सेट करने वाली चीज़ नहीं है, ये लगातार बिजनेस के अंदर चलते रहेंगे, तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एट द एंड ऑफ विच न्यू प्लान्स आर मेड। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्लान बनता है, उसके बाद उसके खत्म होते ही एक नया प्लान डिजाइन किया जाता है। उसके बाद है सी का हो गया, सी मतलब कंटिन्यूस। उसके बाद आता है ई, ई फॉर इस, ई मतलब है मेंटल एक्सरसाइज। एक मेंटल एक्सरसाइज है ये, प्लानिंग करना ऑब्वियसली एक मेंटल एक्सरसाइज है बेटा, क्योंकि इसके अंदर आप हर कॉन्सिक्वेंस को कंसीडर करोगे कि अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में क्या क्या मेरे को चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। हर चीज़ को कंसिडर करके चलूंगा तभी ऐसा चांस है कि वो प्लानिंग आगे हैम्पर नहीं होगी। क्या हो सकता है, क्या सिनेरियो है, कस्टमर का लग रहा है कि आगे जाके एक्सपेक्टेशन चेंज हो सकती है, मार्केट में जो कंपटीशन उसके हिसाब से ये फर्क पड़ सकता है, गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट ये हो सकता है कि इस तरह की पॉलिसी आ सकती है। हर जो लगने वाली चीज़ें, हर जो चीज़ लगने वाली है उसकी अजम्पशन आप मान लोगे, अकॉर्डिंगली आप उसको साथ में प्लान में कंसीडर करोगे, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो आपको एकदम से प्लान को हैम्पर ना करना पड़े। मेंटल एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ माइंड।
माइंड का, दिमाग का लगना जरूरी है। फॉरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन और साउंड जजमेंट। सिंपल सी बात है, साउंड जजमेंट होना चाहिए, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, भैया ऐसी इमेजिनेशन होनी चाहिए कि आपको बिल्कुल करेक्टली आप इवेलुएट कर पाओ कि क्या हो सकता है। फॉरसाइट मतलब कि आपको देखना पड़ेगा, फ्यूचरिस्टिक है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, अकॉर्डिंगली आपको जजमेंट्स पास करने पड़ेंगे। तो मेंटल एक्सरसाइज है। उसके बाद आता है ओ। ओ इज़ फॉर फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ओ इज बेसिकली फॉर ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली इसका जो मेन टारगेट होता है, हर जो प्लान बन रहा है उसके पीछे एक ही माइंडसेट है कि हमें एक पर्टिकुलर टारगेट को अच्छे से अचीव करना है। दैट इज अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल्स बाय डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom एंड व्हेन। ठीक है, सो बेसिकली प्री डिटरमाइंड है, मैं पहले से एडवांस में डिसाइड कर लेता हूँ क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कब होगा, सब कुछ, राइट। तो एक प्री डिटरमाइंड गोल है, एक प्री डिटरमाइंड एक मतलब प्लान है। ठीक है, तो बेसिकली इसका टारगेट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, टारगेट्स को अचीव करना। ओके, उसके बाद आता है प्राइमरी फंक्शन, पीपीएफ। पीपीएफ स्टार्ट होने वाला है, पीपीएफ का पहला पी है प्राइमरी फंक्शन। नाउ व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन, बेस फॉर ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेटली 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। सबसे पहले प्लानिंग की बात होती है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, देन स्टाफिंग, हायरिंग होती है। उसके बाद है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, अकॉर्डिंग लीडरशिप, मोटिवेशन एंड देन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, मैं एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपेयर करके देखता हूँ सेट स्टैंडर्ड का, क्यों मैं टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाया, क्या रीजन है, जो भी कमियां पेशियां रह गई अब उनको फर्दर न्यू प्लान के अंदर कंसीडर किया जाएगा और फर्दर उसके होगा क्या, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है बेटा, राइट। मैं देखता हूँ, मैं एनालाइज करता हूँ डेविएशन में क्या फर्क आया, क्यों मैं टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाया, अकॉर्डिंगली फिर से मैं टारगेट सेट करता हूँ, देन फर्दर फिर इंप्रूवमेंट होती है, राइट। सो एक बेस है, प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, ऑल अदर फंक्शंस वर्क एज पर प्लानिंग, सारे दूसरे फंक्शन जो है प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही मूव करते हैं। उसके बाद आता है पर्वेसिव नेचर का है। पर्वेसिव नेचर मतलब क्या, ये भैया रिक्वायर्ड है हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में और हर लेवल पर। हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या भैया, हर तरह का एनपीओ, चाहे आप प्रॉफिट प्रोस्पेक्टिव से काम करते हो, चाहे आप नॉन प्रोस्पेक्टिव से काम करते हो, या फिर आपका नॉर्मल बिजनेस है जो कि सिर्फ प्रॉफिट प्रोस्पेक्टिव से काम करता है, तो भी फर्क नहीं पड़ता भैया, प्लानिंग की रिक्वायरमेंट तो हर जगह है। हर छोटे से छोटे बिजनेस में, एक लाला की दुकान पर भी प्लानिंग होती है, इसके अलावा एक बड़े कॉर्पोरेट के अंदर भी प्लानिंग होती है। ऑल लेवल्स, ऑल लेवल्स मतलब क्या, हर लेवल पर। जब मैं किसी बड़े कॉर्पोरेट की बात करता हूँ, बड़े बिजनेस की बात करता हूँ, तो टॉप लेवल पर जो लोग बैठे हैं वहाँ भी प्लानिंग हो रही है, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल पर, हर जहाँ पर भी काम हो रहा है ना, डेफिनेटली वहाँ पर क्या है, प्लानिंग है। उसके बाद है टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जो है पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं। मिडिल लेवल वाले जो है वो डिपार्टमेंटल प्लानिंग के बारे में सोचते हैं। लोअर लेवल वाले क्या सोचते हैं, डे टू डे प्लानिंग के बारे में सोचते हैं। उसके बाद आता है फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक होते हैं, डेफिनेटली मैं फॉरकास्टिंग कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर इवेंट्स को कंसीडर कर रहा हूँ, मैं कल को क्या करने वाला हूँ, मेरा कल को मैं क्या टारगेट्स हैं, मैं क्या अचीव करने वाला हूँ, क्या अनसर्टेन सिचुएशंस हो सकती हैं, राइट। ये सारी फ्यूचरिस्टिक बातें हैं। तो डेफिनेटली प्लान क्या है, प्लान एक फ्यूचरिस्टिक नेचर का होता है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के अंदर आता है, आपको जो याद रखना है वो है राइड। राइड मतलब क्या, राइड, आर इज फॉर रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। डेफिनेटली जब आप प्लानिंग करके चल रहे हो तो आपको पता है कि किस अनसर्टेन सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने उसको प्लानिंग में कंसिडर किया हुआ है और आप पहले से ही प्री प्लान्ड हो, तो डेफिनेटली आपके लिए वो ईजी रहेगा। तो एक अनसर्टेनिटी, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी रिड्यूस होती है। शोज द वे टू डील विद द चेंज एंड अनसर्टेन इवेंट्स, रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। डेफिनेटली कोई भी एक्टिविटी आप रिपीट नहीं करोगे और कहीं ना कहीं वेस्टेज से बचोगे। कोऑर्डिनेशन, वर्किंग प्रोसीजर एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलते हैं। उसके बाद है राइड, आई फॉर इनोवेटिव आइडियाज। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, इन्वॉल्व वेरियस इंडिविजुअल रिलेटेड टू सच एक्टिविटीज। जो भी मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ, जो भी मैं प्लानिंग तैयार कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं ना भैया, सबका मेरे को इन्वॉल्वमेंट चाहिए। बिकॉज कुछ लोग ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, उनकी मेरे को नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, तभी मेरा प्लान एक अच्छा बन पाएगा। टॉप लेवल पर जो लोग बैठे हैं, डेफिनेटली वो ऊपरी लेवल पर सोच सकते हैं कि यस, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, कंपटीशन को ऐसे बीट करना है, ये करना है। बट एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको इन्वॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है। तो हर वो पर्सन जो कि इस प्लान से रिलेटेड है, उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है इसी वजह से। उसके बाद आता है डी इज फॉर प्रोवाइड डायरेक्शन एंड फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। डायरेक्शन मिलती है भैया एडवांस में, जब आप सोच के चल रहे हो कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा और कब करेगा, तो डेफिनेटली एक डायरेक्शन मिल गई। और डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प मिलता है कि भैया सिंस वर्क एरिया एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियरली डिफाइंड इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, पहले से ही मैंने सब कुछ डिसाइड कर रखा है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसके पास क्या पावर है, राइट। तो जब सब कुछ क्लियरली डिफाइंड है, तो कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकिंग बड़ी ईजी हो जाती है, राइट। वर्किंग एरिया एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियर डिफाइंड इन प्लानिंग। तो डेफिनेटली दो चीजें आपको याद रखनी है, डी से डायरेक्शन एंड फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। उसके बाद है एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर क्या होता है, कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर सेट स्टैंडर्ड के साथ प्लानिंग को, सॉरी, टारगेट्स को
जो हमने टारगेट सेट किए थे, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी, उससे हम डिफरेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली जो हमने टारगेट सेट किया है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है, उससे कंपैरिजन किया जाए तो अभी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या निकल कर आ रही है। 1 लाख का टारगेट सेट हुआ था मेरे को, 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करना था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। हुआ क्या, टाइम पीरियड जब तक खत्म हुआ तब तक पता चला कि 80,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो पाई हैं। तो क्या मैं अपने सेल ऑर्डर्स को मीट कर पाऊंगा? नहीं मीट कर पाऊंगा, राइट। जो मेरे को सेल ऑर्डर्स मिले हैं उनको मैं मीट नहीं कर पाऊंगा। इसकी वजह से होगा क्या, कहीं ना कहीं बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी, राइट। अब मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, भैया 20,000 यूनिट्स क्यों नहीं बन पाई? क्या वेस्टेज थी? क्या वर्कर कोई नौ से किया था जिसको मैंने मशीन पे बिठा दिया और उसने वेस्टेज ज़्यादा कर दी और वो सामान को बना नहीं पाया, राइट। तो ये सारी चीज़ों को मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं प्लानिंग से होता क्या है, स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग के लिए मेरे को एक स्टैंडर्ड मिल जाता है जिससे मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा और आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ। उसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के अंदर आप कैसे याद रखोगे, चेस्ट, CHEST। वैसे मैंने बताया था कि लिमिटेशंस हैं, डीमेरिट्स हैं, इनके लिए आप रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करो। बट यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा कोड बन रहा था तो मैंने बना दिया, दैट इज चेस्ट। चेस्ट मतलब सबसे पहले सी इज़ फॉर कॉस्टली अफेयर्स। भैया सिंपल सी बात है, मैं प्लानिंग करने के लिए डेटा कलेक्ट करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, फिर मेरे को मीटिंग करनी पड़ती है। इन सब चीज़ों में आता है खर्चा, ठीक है। डाटा कलेक्ट करने में, एनालिसिस में मेरे को एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, मीटिंग्स अरेंज कराऊंगा, मेरे को सबके ओपिनियन चाहिए, राइट। तो बेसिकली कॉस्टली अफेयर है। इसके अलावा क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। क्रिएटिविटी कैसे रिड्यूस होती है, मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं मिडिल लेवल वाले और लोअर लेवल वाले, ठीक है। लोअर लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं और मिडिल लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी क्रिएटिविटी को नहीं बता पा रहे, जता पा रहे। तो कहीं ना कहीं अगर वो शामिल कर लेते हैं तो मैं कहूँगा ये लिमिटेशन का पार्ट नहीं है। बट अगर लिमिटेशन में आप इसको लिख कर आते हो तो भी आपको मार्क्स पक्के मिल जाएंगे, कॉस्टली अफेयर एंड रिड्यूस क्रिएटिविटी, ठीक है। उसके बाद आता है ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमन एलिमेंट मतलब क्या, हो सकता है गलतियां। क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ यहाँ पर एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर लेके चल रहा हूँ, सब कुछ अजम्पशन बेस्ड है, फ्यूचरिस्टिक है, तो भैया गलती होने की गुंजाइश है। देखो, assumptions ऑन द बेसिस ऑफ विच प्लान्स आर ड्रॉन मे बी रॉन्ग, ठीक है। जिसके बेसिस पर मैं प्लान्स को बना रहा हूँ, जो assumptions मैं लेकर चल रहा हूँ, ऑब्वियसली वहाँ पर पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो प्लानिंग गलत हो सकती है और वो गलती भी हो सकती है। assumption ऑन द बेसिस ऑफ प्लान्स आर ड्रॉन मे बी रॉन्ग। तो assumptions हमेशा सही नहीं हो सकती, प्रेडिक्शन हमेशा सही नहीं हो सकती। एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। एक्सटर्नल लिमिटेशंस मतलब क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है नेचुरल डिजास्टर। मैं आपको बहुत अच्छा देता हूँ, कोविड के सिनेरियो में अच्छे अच्छे बिजनेस बंद हो गए, पता है आपको, अपने आप में बहुत बड़ी नेचुरल डिजास्टर थी। तो इस तरह की एक्सटर्नल लिमिटेशंस हैं। जिन बिजनेस ने कुछ प्लानिंग कर रखी होंगी इस साल के दौरान, जिस साल कोविड आया था, ठीक है। तो डेफिनेटली जब 2020 में ये कोविड का सिनेरियो आया था तो कुछ बिजनेस ने बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रखी होंगी। अब उनकी प्लानिंग हैम्पर हुई या नहीं हुई? ऑब्वियसली हुई। पैंडेमिक की सिचुएशन में सब कुछ ही बंद हो गया, राइट। तो यही होता है, दैट इज एक्सटर्नल लिमिटेशन। तो आपको याद रहेगा चेस्ट, CHEST। एस फॉर सक्सेस इज नॉट गारंटेड। सिंपल सी बात है, प्लानिंग में सक्सेस की गारंटी नहीं है, बिकॉज ये सब कुछ फ्यूचरिस्टिक है, सब कुछ अजम्पशन बेस्ड है। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस वजह से भैया कोई गारंटी नहीं है कि जो एक बार प्लान काम कर गया वो हर बार काम कर जाएगा। अनसर्टेन सिचुएशंस हैं, दैट्स व्हाई सक्सेस इज नॉट गारंटीड। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। समटाइम्स प्लानिंग टेक्स सो मच टाइम दैट नो टाइम लेफ्ट फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। कभी कभार प्लानिंग में बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है जिसकी वजह से इंप्लीमेंटेशन के लिए टाइम नहीं बच पाता। तो डेफिनेटली अगर प्लानिंग में इतना टाइम खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी वर्किंग भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो फिर कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है प्लानिंग का, हर चीज़ को कंसीडर करोगे, हर छोटे छोटे एस्पेक्ट को कंसीडर करोगे, टाइम लगेगा। जब टाइम प्लानिंग में ही लग रहा है तो इंप्लीमेंटेशन तो दूर की बात है। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लान। अब कितने तरह के प्लान्स होते हैं, सबसे पहले बात करूंगा, वर्ड टू वर्ड बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि आप क्या चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। उसके बाद स्ट्रेटजी, कैसे अचीव करना चाहते हो, दैट इज स्ट्रेटजी, लाइक मार्केटिंग स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। पॉलिसी, पॉलिसी मतलब क्या, प्रिंसिपल्स फॉर एक्शन, काम करने के क्या नियम है, क्या कानून है, दैट इज व्हाट पॉलिसीज, ठीक है। और इसके अलावा गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर डे टू डे डिसीजन मेकिंग, ठीक है, तो ये पॉलिसीज के अंदर आ जाते हैं। प्रोसीजर, प्रोसीजर के अंदर याद रखना सीरीज ऑफ स्टेप्स, दैट्स इट, बाकी और कुछ भी याद करने की जरूरत है। किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में आप क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, दैट इज प्रोसीजर। मेथड्स प्रोवाइड द वे टू परफॉर्म द टास्क। मेथड कहीं ना कहीं वे प्रोवाइड करते हैं, तरीके प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से टास्क को आप करोगे। स्पेसिफाई हाउ एवरी स्टेप ऑफ प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड। रूल्स, स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। रूल्स मतलब स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं जो सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तो व्हाट शुड और व्हाट शुड नॉट बी डन, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है, दैट इज रूल्स, राइट। तो बेसिकली रूल्स आप बोलोगे स्टैंडिंग प्लान्स को। उसके बाद है प्रोग्राम। प्रोग्राम एक सेपरेट लाइन ऑफ एक्टिविटी है जो कि रन की जाती है फॉर क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पीआर। पीआर इज बेसिकली पब्लिक रिलेशनशिप। ध्यान से देखिए, होता क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन
मार्केट में अपनी छवि चमकाने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स को रन करती है, जो कि उनका मेन एक्टिविटी से अलग होता है। अवेयरनेस के लिए हो सकते हैं, वेलफेयर के लिए हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स अलग से कंडक्ट कराए जाते हैं, एजुकेशन फॉर सोसाइटी लाइक समथिंग, राइट। सो बेसिकली प्रोग्राम्स बेसिकली कंसिडर फॉर कुछ ऐसी एक्टिविटी जो कि सेपरेट लाइन ऑफ एक्टिविटी हैं, ठीक है, जो कि है एक स्ट्रॉन्ग पीआर, पब्लिक के साथ एक कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं। तो डेफिनेटली दीज आर प्रोग्राम्स। उसके बाद आता है बजट। नाउ व्हाट इज बजट? बजट बेसिकली कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की न्यूमेरिकल टर्म्स में, दैट्स इट। मैं सेल की क्या फिगर एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस आने वाले साल में, वो न्यूमेरिकल फिगर, दैट इज व्हाट बजट। मैं कैश की क्या उम्मीद लगा रहा हूं कि लगभग इतना कैश खर्च हो जाएगा, दैट इज व्हाट कैश बजट। तो एक न्यूमेरिकल रिजल्ट, एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जिसमें एक न्यूमेरिकल फिगर होगी जो कि आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, डेफिनेटली इट इज कंसीडर्ड एज बजट। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा आपके लिए सपोर्ट, क्विक रिवीजन प्लानिंग का। मेक श्योर आप नोट्स बनाएंगे और साथ साथ सारी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, एंड क्विक जो उसके जो निमोनिक्स हैं, निमोनिक्स पर बहुत ध्यान से फोकस करना, ताकि आपको चीज़ें रह जाएं, दिमाग में याद रह जाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेक श्योर सैम्पल पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग एंड एग्जामिनेशन बच्चों। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड जय श्री श्याम।